डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो फोटोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है जैवलॉन्स्की डायग्राम। इस डायग्राम के माध्यम से किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन है उन सभी परिवर्तनों को हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के तौर पर हम उसे यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री पर इससे पूर्व 2 लेक्चर हम YouTube के ऊपर प्रसारित कर चुके हैं। उन दोनों लेक्चर्स में हमने फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है, थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, लैम्बर्ट, बीयर्स लॉ, इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो हमारा फर्स्ट वीडियो है फोटोकेमिस्ट्री का उसमें डिस्कस किया हुआ है। और सेकंड वीडियो जो था उस सेकंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री के बारे में कि फोटोकेमिस्ट्री के जो विभिन्न नियम हैं जिसमें हमने ग्रोथस ड्रेपर्स लॉ, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस और क्वांटम यील्ड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आप उन वीडियोस को यहाँ मैं इंफॉर्मेशन टैब में उनके लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप इंफॉर्मेशन टैब को क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल के एंड में डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है तो आप वहाँ भी जाकर के उन्हें देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी निश्चित रूप से पसंद आएगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज हमारे इस टॉपिक को जिसका कि नाम है जैवलॉन्स्की डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, जैवलॉन्स्की डायग्राम एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद ही किसी एग्जाम में आने से रहता हो। जब यूजी में पार्ट 3 के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर करने जाते हैं तो जैवलॉन्स्की डायग्राम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन उनके एग्जाम में आना ही आना है। तो इस डायग्राम को आप ढंग से समझिए, इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को आप ढंग से समझिए और देखिए एक बार कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ मैंने बिल्कुल भी किसी भी तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट्स को यूज़ में नहीं लिया हूँ जिससे कि आपको पूरे समय में ये विजुअलाइज हो सके और आप इसे ढंग से अच्छे से देख सकें और समझ सकें। वन बाय वन मैं यहाँ पर इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर एक एक करके समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं ये है हमारे किसी भी मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स जो कि आद्य ऊर्जा स्तर यानी कि ग्राउंड एनर्जी लेवल्स होते हैं, यानी कि न्यूनतम ऊर्जा वाले स्तर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं। हमने नोटिफाई किया है ना S0 ग्राउंड स्टेट से। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये ग्राउंड स्टेट है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है किसी भी लेवल पर वो पेयर्ड है और अपोजिट स्पिन है, यानी कि युग्मिता और विपरीत चक्रण का है। हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में बहुत सारे कंपन के ऊर्जा स्तर होते हैं और हर कंपन के ऊर्जा स्तर में बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी के लेवल्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, आप मेरे चैनल के माध्यम से स्पेक्ट्रोस्कोपी के जितने भी लेक्चर्स हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसी मॉलिक्यूल का अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये हमारी जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है इसको हम कहते हैं यहाँ पर S0 ग्राउंड स्टेट। क्लियर? इससे ऊपर की जो ये एक्साइटेड स्टेट नजर आ रही है, अब ग्राउंड से ऊपर वाली हर स्टेट एक्साइटेड स्टेट होगी, उत्तेजित होगी। इससे हमने लिखा है S1 यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो कि सिंगलेट स्टेट है। उसके ऊपर वाला एनर्जी लेवल यदि है तो उसे हम कहेंगे S2 यानी कि सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट कहेंगे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर सिंगलेट स्टेट से एसोसिएटेड एक लोअर एनर्जी लेवल और भी है जिसको कि हम यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट का नाम दे रखा है। ये सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में जब हम मल्टीप्लिसिटी देखेंगे वहां आपको समझा दिया जाएगा। अभी आप केवल एनर्जी लेवल्स देखिए कि ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है जो कि पेयर्ड और अपोजिट स्पिन के साथ में है। ये सिंगलेट एक्साइटेड है, ये सिंगलेट एक्साइटेड सेकंड है और ये ट्रिपलेट स्टेट है इनसे एसोसिएटेड। ये सिंगलेट 1 से एसोसिएटेड ट्रिपलेट 1 और ये सिंगलेट 2 से एसोसिएटेड ट्रिपलेट 2। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना ये है कि जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन आने वाली विकिरण की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो यहाँ से उत्तेजित होकर के यदि सिंगलेट 1 में जाए या सिंगलेट यदि 1 में जाए या 2 में जाए तो वहां पर स्पिन का जो रिवर्सल है वो नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव स्पिन यदि है तो ये नेगेटिव स्पिन ये है, तो पॉजिटिव स्पिन के साथ नेगेटिव स्पिन, लेकिन उच्च ऊर्जा में चला गया और ये यदि उच्च ऊर्जा में चला गया तो यानी कि स्पिन रिवर्सल यहाँ पर नहीं है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एसोसिएटेड ट्रिपलेट स्टेट में आता है तो उसका जो स्पिन रिवर्सल है
वो स्पिन रिवर्सल यहाँ पर हो जाता है। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट में ये अंतर है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो स्पिन है इसका, वो इस ट्रिपलेट स्टेट में आने पर यहाँ पर ये रिवर्सल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये ग्राउंड सिंगलेट स्टेट लेवल है, ये फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, इनसे एसोसिएटेड ये फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट, ये सेकंड ट्रिपलेट स्टेट। इनसे ऊपर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या क्या हो सकता है कि जब कोई एक मॉलिक्यूल एक उपयुक्त आवृत्ति वाले विकिरण का अवशोषण करता है। तो जैसे यहाँ विकिरण का अवशोषण हुआ तो मॉलिक्यूल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी गेन करके इन स्टेट्स में आ गए। मान लीजिए कि यहाँ आ गया, यहाँ कई सारे वाइब्रेशन लेवल है, ठीक है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी लॉस करके अपने ट्रिपलेट स्टेट में आ सकते हैं। यदि यहाँ पर है तो यहाँ से वो ट्रिपलेट स्टेट में आ सकते हैं। तो इन प्रोसेस को जो कि स्पिन रिवर्सल के साथ में अपनी अपनी सिंगलेट से अपनी ट्रिपलेट में यदि आ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, यानी कि S2 से T2 या S1 से T1। इसी प्रकार से यदि S2 स्टेट के यदि इलेक्ट्रॉन है वो वहां से अपनी लोअर एक्साइटेड स्टेट में यदि वो आता है तो ये कहलाता है प्रोसेस इंटरनल कन्वर्जन। इसी प्रकार से यदि वो T2 स्टेट में है वो वहां से यदि वो T1 में आता है तो ये कहलाता है इंटरनल कन्वर्जन। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यदि वो सिंगलेट एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में यदि आता है तो ये प्रोसेस कहलाता है फ्लोरोसेंस, यानी कि सिंगलेट 1 से S0 में। और यदि ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में यदि वो आता है तो इसे हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। तो ये जेवलॉन्स की डायग्राम है। इसके बारे में 1 बाय 1 क्या क्या इसमें एस्पेक्ट्स हैं वो हम 1 बाय 1 इसमें आगे लेते चलते हैं। सो नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी। Any electronic energy level is associated with the electron spin। हर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन से एसोसिएटेड होता है और उसके जो टर्म्स हैं जो उसकी कंप्लीट स्पिन नेचर को डिफाइन करती है उसे हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, विच इज गिवन बाय 2s+1, जहां s जो है वो कंप्लीट सम यानी कि योग है उसमें उपस्थित होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण का। तो यहां हम जैसे देख सकते हैं कि सिंगलेट स्टेट के अंदर क्या देख सकते हैं कि सिंगलेट स्टेट के अंदर दोनों जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है वो विपरीत होता है, ये विपरीत है, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो टोटल s जो है वो टोटल s क्या बन गया 0। तो ये हो गया 2 × 0 + 1 यानी कि 1, इसीलिए इसे हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट। इसी प्रकार से यदि ट्रिपलेट स्टेट की बात यदि आती है तो हम ट्रिपलेट स्टेट को क्या कहेंगे 2 × 1, क्योंकि वहां पर स्पिन क्या है प्लस हाफ बराबर 1। तो यहां हम कहेंगे 2 × 1 + 1 यानी कि 3। तो इसीलिए ये जो स्टेट है ये क्या कहलाती है ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन। तो जब प्रकाश विकिरण का अवशोषण होता है तो क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में है वो ऊर्जा का यदि अवशोषण करता है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर पर आएगा। और ये जो संक्रमण है वो विदाउट स्पिन रिवर्सल के भी हो सकता है, जहां मल्टीप्लिसिटी सेम हो सकती है एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट, जैसा कि हमने देखा है। यानी कि S0 से S1 के अंदर यदि वो गया तो विदाउट स्पिन रिवर्सल के वो वहां पर चला जाता है S0 से S1, या S0 से S2 में जा सकता है। अब यहां से आने के बाद में क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, तो हमने देखा कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल may lose their energy by following processes। सबसे पहले इंटरनल कन्वर्जन, यानी कि वो अपनी ही सेम स्टेट से लोअर सेम स्पिन स्टेट में आ जाए, जैसे कि S2 से S1 या T2 से T1। ये जो ट्रांजिशन है ये सब स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कहलाते हैं, यानी कि चक्रण अनुमत संक्रमण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर चक्रण में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन खास बात कि ये जो प्रोसेस हैं वो बड़ी तेजी के साथ संपन्न होते हैं, 10⁻⁻11 से 10⁻13 सेकंड ही में ही संपन्न हो जाते हैं। जेवलॉन्स की डायग्राम में इन्हें क्रॉलिंग एरो है जो तिरछे तीर के द्वारा, टेढ़े मेढ़े तीर के द्वारा इन्हें यहाँ पर व्यक्त किया गया, जैसे कि आप देख चुके हैं। द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन, यानी कि आणविक टक्करों के द्वारा जो ऊर्जा है उसका ह्रास हो जाता है, नुकसान हो जाता है। सेकंड प्रोसेस जो नॉन रेडिएटिव है, यानी कि जहां पर किसी भी विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता, वो है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब यहाँ पर क्या है कि हायर स्पिन स्टेट से लोअर डिफरेंट स्पिन स्टेट के अंदर ट्रांजिशन होता है, जैसे कि हम जानते हैं S2 से T2 या S1 से T1 में। ये स्पिन फॉरवर्डिंग ट्रांजिशन है, क्योंकि यहाँ पर चक्रण जो है वो परिवर्तित होता है। हाँ, ये थोड़े धीमे गति से संपन्न होते हैं,
10⁻² से 10⁻6 तक। इन्हें भी जनरल डायग्राम में वही क्रॉलिंग एरो से व्यक्त किया गया है। तो रेडिएटिव प्रोसेस यानी कि ऐसे प्रोसेस जिनमें कि किसी भी न किसी प्रकार की विकिरणीय ऊर्जा यानी कि विकिरण का उत्सर्जन होता है, वो प्रोसेस क्या क्या है। तो व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल लूज देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, यानी कि क्वांटम के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो और ट्रांसमिट टू द ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, और वो कहाँ जाए, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आ जाए, तो वो सब रेडिएटिव प्रोसेस कहलाते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं। फ्लोरोसेंस यानी कि जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल जो है वो लोअर ग्राउंड स्टेट में आ जाए, कहां से, हायर सिंगलेट स्टेट से, तो वो फ्लोरोसेंस यानी कि हायर सिंगलेट से लोअर सिंगलेट में आ जाए, यानी कि S1 से S0 और साथ में क्या हो, एक क्वांटा का इमिशन भी हो, यानी कि विकिरण का उत्सर्जन हो, तो ये रेडिएटिव प्रोसेस हो गया जो कि फ्लोरोसेंस कहलाया। ये प्रोसेस क्या होगा, स्पिन अलाउड, जो कि चक्रण समान और बड़ी तेजी के साथ संपन्न होता है। और जो इमिटेड क्वांटा है वो लोअर एनर्जी यानी कि हायर वेवलेंथ का होगा। क्यों, क्योंकि देयर इज ऑलवेज सम एनर्जी लॉस, क्योंकि इस प्रक्रम में हमेशा ही किसी न किसी प्रकार का कुछ ऊर्जा का क्या होता है, नुकसान होता है कंपन गति के कारण। दिस प्रोसेस अकर्स कंटिन्यूअसली टिल द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, और ये प्रोसेस कब तक संपन्न होता रहता है, जब तक कि तंत्र के द्वारा जो ऊर्जा है विकिरण की उसका अवशोषण होता रहता है। जैसे ही हमने आने वाले विकिरण को बंद कर दिया, उसी समय ये जो प्रोसेस है ये बंद हो जाता है। इसके एग्जांपल में ऑर्गेनिक डाइज लाइक ईओसिन है या अन्य फ्लोरोसिल कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफिल, ये सब फ्लोरोसेंस का प्रभाव जो है वो दर्शाते हैं। सेकंड प्रोसेस है रेडिएटिव में फॉस्फोरेसेंस। जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल है वो ट्रांसमिट हो अपने लोअर ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में फ्रॉम द हायर ट्रिपलेट स्टेट विद स्पिन रिवर्सल, यानी कि स्पिन रिवर्सल भी हो जाए, और कहां से, हायर ट्रिपलेट से लोअर ग्राउंड में, तो फॉस्फोरेसेंस कहलाएगा। इस प्रकार से यानी कि T1 से S0 में आ जाए, लेकिन साथ में क्या हो, रेडिएटिव लॉस भी हो, यानी कि किसी न किसी विकिरण का उत्सर्जन भी हो। ये स्पिन फॉरवर्डन होगा क्योंकि चक्रण परिवर्तित हो रहा है और काफी धीमे गति से संपन्न होता है। और इमिटेड क्वांटा की एनर्जी कम होनी ही होनी है, और इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, फ्लोरोसेंस से भी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लॉस भी है वाइब्रेशनल मोशन से, और आल्सो हीट लॉस भी है। This process occurs continuously for some time even after the light absorption stops. यह प्रोसेस क्या है, जब आने वाले विकिरण के द्वारा अवशोषण, आने वाले विकिरण का अवशोषण बंद भी हो जाता है, उसके पश्चात भी कुछ समय तक होता रहता है। This phenomenon is observed mainly in solid substances like zinc sulfide, basic metal sulfides, etc. इनके अलावा हमने नॉन रेडिएटिव प्रोसेस देखे, रेडिएटिव प्रोसेस देखे, इनके अलावा क्या हो सकता है, वो है केमिकल रिएक्शंस। तो जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हमारा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में, यदि वो अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर दे करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट स्टेट में, और वहां से वो मॉलिक्यूल को एनफ टाइम मिल जाए, तो वो वहां से क्या कर सकता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कर सकता है। नाउ व्हाट इज ल्यूमिनेसेंस। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक विशेष टर्म को यहाँ पर बता रहे हैं, स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति। तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को यदि हम गर्म करते हैं किससे, ऊष्मीय ऊर्जा के माध्यम से, और उस माध्यम को गर्म करने से यदि वो विकिरणों का उत्सर्जन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य रूप से इनकैंडेसेंस। क्या कहते हैं, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषण होने से किसी विकिरणीय ऊर्जा का उत्सर्जन होना क्या कहलाता है, इनकैंडेसेंस। But when light emission is a result of another process, then the thermal process is called the luminescence. लेकिन किसी विकिरण का उत्सर्जन ऊष्मीय ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रोसेस से हो, तो वो क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनेसेंस। तो हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो ल्यूमिनेसेंस की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रकाश विकिरण का अवशोषण होता है और उसके माध्यम से यहाँ पर क्या है, विकिरण का उत्सर्जन होना है, तो वो ल्यूमिनेसेंस की कैटेगरी में है। और ये कई प्रकार से हो सकते हैं। फर्स्ट, फोटोल्यूमिनेसेंस जो हम पढ़ रहे हैं, फोटोल्यूमिनेसेंस इज अ रिजल्ट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन, इज कॉल्ड एज फोटोल्यूमिनेसेंस, जो कि फ्लोरोसेंस फास्फोरेसेंस है। केमिल्यूमिनेसेंस यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन हो और वहां पर लाइट का इमिशन हो, तो वो केमिल्यूमिनेसेंस। कैथोडोल्यूमिनेसेंस यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ द बॉम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बॉम्बार्डमेंट की वजह से कोई लाइट इमिशन हो, तो उसे हम कहते हैं कैथोडोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमने कोई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाइड किया है और उस परिस्थिति में यदि किसी भी प्रकार का विकिरणीय उत्सर्जन यदि होता है, तो वो क्या कहलाता है, ल्यूमिनेसेंस की श्रेणी में आता है। अब हम यहाँ पर इस फ्लोरोसेंस के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि फ्लोरोसेंस क्या होता है।
तो व्हेन लाइट रेडिएशंस फॉल्स ऑन ए सब्सटेंस, यानी कि किसी पदार्थ पर प्रकाश की किरणें यदि गिरती हैं तो वो क्या करती हैं, वहां से विकिरणों का उत्सर्जन शुरू कर देती है यूवी विजिबल रीजन में, which stops, जो रुक जाता है, as and when the light source stops, यानी कि जैसे हमने प्रकाश स्रोत को बंद किया तुरंत ये उत्सर्जन पे रुक जाता है. This is called as fluorescence, and the substance which exhibits this nature is called as fluorescent substances. तो ऐसे पदार्थ जो ये गुण दर्शाते हैं वो सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, फ्लोरोसेंट पदार्थ कहलाते हैं. स्टोक ने सर्वप्रथम 1952 में ये फिनोमेना को इसने पहचाना और इसे सेकेंडरी प्रोसेस दिया इन टर्म्स ऑफ क्वांटम एब्जॉर्प्शन. द इमिटेड रेडिएशंस, जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है उसकी तरंगदैर्घ्य हमेशा ही आने वाले विकिरण से अधिक होती है. जैसे कि ये हमारा सब्सटेंस है, विकिरण का अवशोषण किया, एक्साइटेड स्टेट में गया, वहां से ग्राउंड स्टेट, ये इंसिडेंट फोटोन, एक्साइटेड स्टेट. अगेन ये जो विकिरण जो एक्साइटेड स्टेट में सब्सटेंस गया वो हमारे एक इंटरमीडिएट स्टेट में चला जाता है और वहां से भी वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा. तो जो विकिरण यहाँ पर निकली उस विकिरण की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ लैम्बडा डबल एस वो आने वाली विकिरण से अधिक होगी, क्योंकि ये जो लैम्बडा है ये हमारे इसकी वो है तरंगदैर्घ्य और लैम्बडा डबल एस ये जो उत्सर्जित विकिरण है उसकी तरंगदैर्घ्य है. फ्लोरोसेंस के क्या क्या लक्षण हैं? तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही अवशोषण शुरू होता है ये प्रभाव शुरू हो जाता है और अवशोषण बंद होने के साथ ये प्रभाव समाप्त भी हो जाता है. यूवी विजिबल लाइट से स्टिमुलेट होता है. सब्सटेंस प्रेजेंट इन गैसियस लिक्विड और सॉलिड स्टेट कैन एग्जिबिट दिस फिनोमेनन, यानी कि सब्सटेंस चाहे गैस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में, चाहे ठोस अवस्था में, ये फिनोमेनन हो सकता है. हाँ, फॉर गैसियस स्टेट प्रेशर शुड बी केप्ट लो, गैसियस अवस्था में जो दाब है वो कम रखना जरूरी है. एवरी सब्सटेंस रिक्वायर ए रेडिएशन ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ, यानी कि एक निश्चित आवृत्तीय तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण की आवश्यकता होगी इस प्रभाव को होने के लिए. तो हम जानते हैं कि क्लोरोफिल रिक्वायर्स रेड कलर लाइट, यूरेनियम रिक्वायर ग्रीन कलर लाइट एंड फ्लोरोस्पर रिक्वायर ब्लू कलर लाइट टू एग्जिबिट दिस फिनोमेना. Amount of fluorescence depends on the nature of solvent and presence of other ions, यानी कि फ्लोरोसेंस का जो अमाउंट है कि कितनी मात्रा में होगा वो विलायक की प्रकृति और अन्य आयन की उपस्थिति में निर्भर करता है. लाइक देयर इज क्विंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस इन प्रेजेंस ऑफ थायोसाइनेट और ब्रोमाइड आयन. कई जगह पर थायोसाइनेट और ब्रोमाइड आयन की वजह से ये जो फ्लोरोसेंस का प्रभाव है वो शमित हो जाता है, यानी कि रुक जाता है. फ्लोरोसेंट लाइट इज पोलराइज्ड इन सॉल्यूशन, यानी कि जो फ्लोरोसेंट प्रकाश है वो क्या है, विलयन में ध्रुवित अवस्था में होता है, इसीलिए पोलराइजेशन की डिग्री पर भी यह निर्भर करता है. ये हम जानते ही हैं कि एनर्जी जो होगी इमिटेड लाइट की वो कम होगी, यानी कि तरंगदैर्घ्य अधिक होगी. ये सेकेंडरी प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ क्वांटम एब्जॉर्प्शन. स्पेक्ट्रम इसका लाइन हो सकता है, पीक हो सकता है, बैंड, जो हमारे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है सब्सटेंस की उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा. ये हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ चुके हैं. यदि एटॉमिक है तो नेचुरल है कि लाइन स्पेक्ट्रम ही होगा, और यदि मॉलिक्यूल है तो डिपेंड करेगा कि यदि वाइब्रेशन है तो पीक्स आ जाएंगे और यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे तो बैंड आ जाएंगे. Quantum yield for fluorescence depends on the number of quanta absorbed from the light radiations. यानी कि quantum yield definitely quanta absorption पे depend करेगा and number of quanta emitted. Quantum yield increases with increase in wavelength of the absorbed radiation. यानी कि अवशोषित विकिरण की तरंगदैर्घ्य के साथ quantum yield बढ़ जाती है and reaches at lambda max and suddenly diminishes to 0. Lifetime very short, 10 to the power -11 to 10 to the minus 13 second. वेरियस एग्जांपल्स देख लेते हैं. कैल्शियम फ्लोराइड, ऑर्गेनिक डाइस, लाइस, फ्लोरोसिन, यूसिन, सोडियम एंड मर्करी वेपर, यूरेनिल सल्फेट. फ्लोरोसिन इज एक्सिबिटेड बाय फ्लोरोसेंस इज एक्सिबिटेड एज अ कंपाउंड विच हैव रिजिड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि दृढ़ आणविक संरचना हो जिनकी और उनमें टिपिकल सब्स्टिट्यूएंट्स हो, जैसे कि ये डबल बॉन्डेड CC, NO, NN, CO, ये कॉन्जुगेटेड पार्ट हो. यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे ये एक्रिडिन है, नॉन फ्लोरोसेंट है, लेकिन एक्रिडिन जो ऑरेंज है, ये एक्रिडिन ऑरेंज है जहाँ पर NN डाइमेथाइल दो सब्स्टिट्यूट लग गए तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लोरोसेंट कंपाउंड बन गया. इसी प्रकार से बेंजीन नॉन फ्लोरोसेंट होता है, बेंजीन और फ्लोरोसेंट है, लेकिन इसमें जैसे ही
कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि लगा दें यानी कि बेंजोइक एसिड बन जाए तो ये हमारा नॉन फ्लोरोसेंट कंपाउंड हो जाता है। लेकिन यदि NH2 जुड़ जाए और एनिलीन बन जाए तो ये हाईली फ्लोरोसेंट कंपाउंड भी हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस और क्विंचिंग द फ्लोरोसेंट प्रोसेस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये वो फ्लोरोसेंट्स को क्या कर देता है, रोक देता है। बाय ब्रिजिंग बिटवीन मॉलिक्यूल एक्वायर्स रिजिडिटी, जैसे ही मॉलिक्यूल्स के बीच में हम कोई बॉन्ड से ब्रिज कर दें, बांध दें उन्हें, तो उसमें दृढ़ता आ जाएगी, तो वो फ्लोरोसेंस दर्शाना शुरू कर देगा। जैसे ये मॉलिक्यूल है, अब यदि यहाँ हमने मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चरली यहाँ पर बॉन्डेड कर दिया, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, यदि हमने यहाँ पर ये बॉन्ड कर दिया तो ये फ्लोरोसेंस हो जाता है। ये ब्रिज कर दिया, ये एजोबेंजीन है, नॉन फ्लोरोसेंट है, और ये एजोफिनेंथ्रीन है, ये फ्लोरोसेंट होता है कंपाउंड। Some other examples: chlorosine, eosine, azafinanthrin, naphthalene, vitamin A, benzotriazone, तो ये सब एग्जांपल्स हैं इनके। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्यूज्ड रिंग, जैसे जैसे फ्यूज्ड रिंग की संख्या बढ़ेगी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, इंटेंसिटी ऑफ जो फ्लोरोसेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक यूरेनिल सल्फेट भी फ्लोरोसेंट होता है। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेनन, एक्टिवेटिंग फ्लोरोसेंस, ये क्या है? देखिए, कभी कभी जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ है और जो इमिटेड वेवलेंथ है वो सेम होती है, यानी कि कोई फिनोमेनन नहीं। एंड सच सिचुएशन इज कॉल्ड एज रेडिएशन रेजोनेंस। एग्जांपल, मरकरी वेपर एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ 256 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ एंड एग्जैक्टली इमिट्स रेडिएशन ऑफ सेम वेवलेंथ। यानी कि मरकरी इस वेवलेंथ वाले रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब करता है और यही वेवलेंथ वाले रेडिएशन को इमिट भी कर देता है। लेकिन यदि मरकरी वेपर को मिक्स कर दिया जाए वेपर ऑफ सम मेटल लाइक सिल्वर, लेड, सोडियम और टिन, देन दीज मेटल एक्चुअली शोज फ्लोरोसेंस। यानी कि इन मेटल्स को इन मरकरी वेपर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स फ्लोरोसेंस करना शो कर देते हैं। तो फ्रैंक गिव नेम एक्टिवेटिंग फ्लोरोसेंस टू सच टाइप ऑफ फिनोमेनन। तो इस प्रकार के फिनोमेनन को फ्रैंक ने एक्टिवेटिंग फ्लोरोसेंस का नाम दिया। नेक्स्ट, फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, इसकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। A substance when absorb light of definite wavelength, definite wavelength या frequency होना चाहिए, and emit radiation or quanta even after the source is removed, यानी कि प्रकाश स्रोत को हटाने के पश्चात भी कुछ समय तक यदि विकिरणों का उत्सर्जन होता हो तो ये घटना क्या कहलाती है, फॉस्फोरेसेंस कहलाती है। इसे हम डिलेड फ्लोरोसेंस भी कह सकते हैं, डिलेड फ्लोरोसेंस। These substances are called as phosphorescent substances. इन substances को हम क्या कहते हैं, phosphorescent substances भी कहते हैं। क्या क्या characteristics हैं, one by one. Mainly observed in solid substances. Solid substances ये because there is very less movement of constituent. क्योंकि constituents का movement बहुत कम होता है ठोस में और वहां पर यह घटना आसानी से संभव है। लाइफ टाइम काफी अधिक है, -16 to 20 सेकंड। Of phosphorescence is much higher than fluorescence. Clear? Phenomenon is observed for radiations of main UV visible region. UV visible region के अंदर आसानी से होता है। Magnetic and dielectric properties of some substances different before and after the phosphorescence. यानी जो substance है उसकी magnetic and dielectric properties phosphorescence के पहले और बाद में परिवर्तित हो जाती हैं। टाइम ऑफ इमिशन ऑफ लाइट, यानी कि जो समय है प्रकाश के उत्सर्जन का, बाय सबसे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, की सब्सटेंसेस कैसा है और तापमान पर, यानी कि कितने समय तक प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। व्हेन डिफरेंट फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस यदि मिक्स कर दिए जाएं तो उनकी जो इमिटेड लाइट होगी वो मिक्स कलर लिए हुए होगी। Zinc sulfide, sulfide, basic earth metal, fused boric acid, dyes soluble in glycerol, minerals like ruby, emerald are also comes in this category. ये सब phosphorescence की कैटेगरी में आते हैं। So friends, हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है आज इस लेक्चर में कि ज़ेबुलॉन्स्की डायग्राम क्या होता है और उस ज़ेबुलॉन्स्की डायग्राम के माध्यम से जितने भी नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस हैं और रेडिएटिव प्रोसेसेस हैं और किसी केमिकल रिएक्शंस
जो प्रोसेस होती है उन सबको यहाँ पर हम किस प्रकार से समझा जाए वो हम देख सकते हैं। जेमलोवस्की डायग्राम डियर फ्रेंड्स एक ये कहना चाहिए कि फोटोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी एक जगह रखता है, और मैं समझता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को यह आज समझ में आया होगा आसानी के साथ में। फिर भी यदि आपको कोई इसमें समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम यदि है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आप निश्चित रूप से लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हाँ, एंड स्क्रीन में जो वीडियो सजेस्टेड हैं आप प्लीज़ उन्हें देखते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस के बारे में। थैंक यू।